वेलकम टू द चैनल अखिल कैरियर कोड। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हम सैम्पल पेपर का सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो मैंने एक बुक का सैम्पल पर जितने सारे बुक्स मैंने आपको दिखाए थे प्रीवियस वीडियो में, अगर आप जो नहीं देखे हो जाकर देख सकते हो वीडियो। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर 5 to 6 मैंने दिखाए हैं। आई थिंक 5-6 दिखाया होगा और एक सैम्पल बाकी था, उसको मैं किसी और वीडियो में दिखा दूंगा। लेकिन वो सारे जितने सैम्पल पेपर है मेरे पास, सबको कंबाइन करके जितने उसके अंदर सैम्पल पेपर हैं उसके अंदर, वो सबको मैं सॉल्व करूँगा एक एक करके। तो आज हम पहला सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियोस 2-4 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा सैम्पल पेपर का। तो आज हम सेक्शन ए करेंगे। तो मैंने प्लान किया है कि मैं सेक्शन वाइज करूँगा। एक वीडियो में सेक्शन ए, फिर दूसरा वीडियो आएगा सेक्शन बी, फिर उसके बाद एक वीडियो आएगा सेक्शन सी। तो इसी के अकॉर्डिंग एक सैम्पल पर जितने हैं सारे, जितने मेरे पास, सबको सॉल्व करेंगे। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज सैम्पल पेपर 1 ऑफ PW गिवन बाय PW फिजिक्स वाला। तो उसका हम एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो फिजिक्स वाला ख़त्म होने के बाद फिर नेक्स्ट सैम्पल पेपर का कोई ब्रांड होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आपको हेल्पफुल होगा क्लास 10th के एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। ओके, समझ में आ रहा है? तो मेरा प्लान यही है कि आपने सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिए होंगे। NCERT एग्जाम्पलर, मुझे पता है इस वक्त जो जनवरी का मंथ चल रहा है, इस वक्त सारे बच्चों का हो चुका होगा NCERT और अदर बुक्स जो भी आपको पढ़ना लिखना अब ख़त्म हो चुका। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको बस सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं बस। तो वही इस मोटिव से मैं ये वीडियो सारे अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो क्लास 10th के पढ़ाया नहीं है मैंने एक एक चैप्टर सारे, बट मुझे पता है आप कहीं ना कहीं से पढ़ लिए होगे, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। बट अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ओके, और जो भी क्वेश्चन में थोड़ा आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में कर देना, उसको मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, कॉन्सेप्ट वीडियो, कि हाँ उसमें कैसे वो चीज़ें हुई। वैसे तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा ही, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 क्वेश्चन MCQ, इसको हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है कि सेक्शन है कंसिस्ट ऑफ, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का पैटर्न तो पता चल ही गया होगा, अपने कितने सारे एग्जाम भी स्कूल के गिवन किए होंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे गिवन है, इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ax² + bx + c आर इक्वल। तो इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? आपको ऑप्शन आपके सामने दिख ही रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। तो हमें एक जो एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं ना, इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो हमारा जो कैपिटल D जो होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमें देखो यहाँ पर इक्वल रूट गिवन है क्वेश्चन में। देखो, जो हमारा जो जीरोज़ है, आप उसको रूट भी बोल सकते हो, वो हमारा इक्वल है। तो इक्वल के लिए क्या होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो बराबर होता है 0 से। तो D का फॉर्मूला हमारा क्या है, b² - 4ac इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे b² = 4ac। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये समझना है चीज़ को, यहाँ तक आके अब रुक जाओ। b² = 4ac। अगर यहाँ पर चीज़ एक सोचो, ये जो b² है, अगर मान लो यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन क्या है कि c और b यहाँ पर ऑपोजिट साइन होगा, कि c और a का ऑपोजिट साइन होगा, या फिर c b का सेम साइन होगा, कि फिर c a का सेम साइन होगा। तो हम अभी यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर हम c और a को अगर हम पॉजिटिव रखते हैं, मान लो यहाँ पॉजिटिव रखा या नेगेटिव रखा, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा आंसर वो नेगेटिव आएगा। इस चीज़ को यहाँ पर समझना ध्यान से। देखो, सी और ए का साइन क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो अगर मैं मान लो, समझना इस चीज़ को, सी मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मैंने ए लिखा। अगर मान लो, अगर मैं पहला ऑप्शन, जैसे हम लोग के यहाँ पर सी और ए का गिवन है कि सेम साइन नहीं तो अपोजिट साइन, ये दोनों ऑप्शन को मैं पहले चेक कर रहा हूँ, इन दोनों को, सी और ए का पॉजिटिव अपोजिट साइन और या फिर सेम साइन। सी, अगर मैं सी को रखता हूँ पहला ऑप्शन, मतलब हम लोग बी को चेक कर रहे हैं, सी ए को ऑपोजिट साइन रखते हैं हम लोग। मानो इसको मैंने पॉजिटिव रखा, इसको मैंने नेगेटिव रखा। ठीक है, समझना है चीज़ को। तो पॉजिटिव नेगेटिव रखने से आंसर हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ ए सी के अंदर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पुट करोगे तो ये b² के बराबर है। तो b² में आप चाहो नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, b² हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर ही देगा। इसको आप मतलब याद करके रख लो अच्छे से। जैसे कि हमें क्वेश्चन में हमने इक्वेशन बनाया है कि b² जो है वो बराबर है 4ac के साथ। इसका मतलब a और c का जो साइन होगा वो आपका ऑपोजिट साइन हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है? क्योंकि b² के अंदर जो भी आएगा या फिर सेम साइन होगा, या फिर देखो,
अगर जो b का स्क्वायर है, अगर आप इसके अंदर b का पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, मान लो b को मैंने, b तो दो साइन तो हो नहीं सकते, b आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब एक ही बार में b को अगर लिख दो पॉजिटिव नेगेटिव, जो कि गलत होगा। कोई एक वेरिएबल को एक ही साइन कंटेन करेगा ना, आइदर b का वैल्यू पहले हम पॉजिटिव रखें, फिर उसके बाद हम लोग नेगेटिव रखें। तो पॉजिटिव रखो तो इसका सॉल्व करने से बी स्क्वायर का आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव रखो तभी भी आपका पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर हमने इक्वेशन बनाया कि जो बी स्क्वायर है वो बराबर है 4ac के साथ। हमने क्या लिखा है कि बी स्क्वायर जो है 4ac वही है। इसका मतलब ए और सी का जो साइन है क्या होगा, दोनों का सेम होना चाहिए। या फिर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रहेंगे, सॉरी पॉजिटिव बोल रहा हूँ, अगर प्लस रहेगा तो ए का प्लस तो सी भी प्लस होना चाहिए, अगर ए नेगेटिव तो सी भी नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो आंसर प्लस आएगा ना, क्योंकि वो बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी स्क्वायर हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब इन दोनों में, और इसको चेक करने की जरूरत नहीं, सी और बी को चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन आया वो ए सी के फॉर्मेट में आया है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। देखो समझाते वक्त टाइम लगेगा क्वेश्चन को, आपको एग्जाम में विद इन 30 to 40 मिनट्स, 30 to 35 मिनट्स के अंदर ही सेक्शन ए को कवर करना है पूरा। इसका मैं प्रॉपर से एक वीडियो लाऊंगा कौन से सेक्शन कितना टाइम आपको लेना है, बट अभी आप सुन लो यहीं फिलहाल। सेक्शन ए के लिए 30 to 35 मिनट्स में आपका सेक्शन ए हो जाना चाहिए, बट जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन अभी समझा रहा हूँ तो इसमें टाइम लगेगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, इतना तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2 एक्स प्लस वाई। ये तो बहुत ही ईजी सवाल है, आप इसको आप आराम से मेरे साथ नहीं तो आप करते चलो, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप करते चलो। देखो यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू 2, पहला इक्वेशन। दूसरा हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, एलिमिनेशन लगा दो फटाक से। तो यहाँ पर ये आपका एलिमिनेशन लगा दो, मतलब क्या, उसको कुछ करने की जरूरत, जस्ट नॉर्मल एडिशन ही करो। नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, कितना रहा 2x इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू फास्ट रखना है आपको, हैंड अपना, x की वैल्यू 3। ये इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने फास्ट से कर दिया। x इक्वल टू 3 हो गया, ओके, x की वैल्यू 3 आ गई। अब x का वैल्यू कहीं भी, इस पर भी या फिर इधर भी कहीं भी पुट कर दो। तो मैंने x प्लस वाई पे डिसाइड किया पुट करने, इसको और पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा एग्जाम ऐसा मत करना। x की वैल्यू 3 है, यहाँ पे मैंने 3 पुट किया, तो y का आंसर क्या आएगा, सिंपल y का आंसर आपका 1 आएगा, काम खत्म। और फिर से एक जगह लिखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 4, अरे यहीं पर डाल दो ना x की वैल्यू यहाँ पर, सॉरी जो, हाँ x की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, माइंड में रखो ना, यहाँ पर 3 है तो हो गया, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3 दैट इज़ 1। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। ओके, समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो मैंने यहाँ सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा अभी कौन सा हुआ, 2 गया, 3 पे आते हैं। 3 वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। ओके, देखो 3 वाला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 30th टर्म ऑफ एन AP ऑफ द AP 10, 7 और 4 यहाँ पर गिवन है। ओके, तो कैसे करेंगे इसको, समझना। 30th टर्म हमें पूछा गया है, तो इसका मतलब हमें AP हमें दिख रहा है कि हमें AP, यहाँ पे सिंपल देखो, कुछ लिखने की वैल्यू नहीं है, सिंपल देखो यहाँ पर भाई A की जगह यहाँ पर A का वैल्यू 10 होगा, और यहाँ पर जो D होगा वो कितना होगा, फटाक से शॉर्टकट में लिख दो, 7 माइनस 10 दैट इज आंसर होगा आपका -3, D हो गया आपको। हमें 30th टर्म पूछा है तो A30 निकालना है हमें। A30 का शॉर्टकट तरीका आपको पता है, जहाँ से भी पढ़े होगे आपने सीखा होगा ये चीज़। A30 मतलब A प्लस 29D, तो A की जगह यहाँ पर रखो 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई कर दो, D से कितना हो गया हमारा, D हमारा -3 है। बस इसको आप सॉल्व कर दो, 10 प्लस यहीं पर मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 3 कितना 27, कैरी 2 कितना हुआ 6 और 2 8, यहाँ पर हो गया 87, जो कि ये माइनस में है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव नहीं, यहाँ माइनस है यहाँ पर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों को माइनस अगर करोगे आप तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 77। 87 से अगर 10 घटा दें तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है 77, यहाँ बड़ा है नेगेटिव तो -77। तो इसका मतलब आपका आंसर हो गया सी। खत्म खत्म, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ भी दूंगा, अगर मान लो आपको छोटा सा ना दिखे तो मैं पढ़ दूंगा इसको क्वेश्चन को। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स m, -n एंड -m, n, हमें इसका डिस्टेंस पूछ रहा है दो पॉइंट्स का। तो हमें दो पॉइंट्स क्या गिवन है, m गिवन है और -n यहाँ पर है, और दूसरा जो पॉइंट मुझे गिवन है कोऑर्डिनेट -m और n गिवन है, मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, यहाँ पर आपको पता ही है ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये हमारा x2 होता है, ये हमारा y2 होता है। हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो मैं आपको ये और एक चीज़ यहाँ पर दिखाना भूल गया, मैं आपको सैम्पल पेपर दिखा रहा, जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं वो सैम्पल पेपर ये रहा आपका ओवरऑल व्यू में। आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फुल सैम्पल पेपर। तो ये रहा सेक्शन ए जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं अभी, ठीक है। तो इसका मैं चाहूँगा आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरा अच्छे से, ताकि आप भी इसको सॉल्व करते हो चलो मेरे साथ। और अपना अगर आप सॉल्व कर चुके होगे तो उसका आंसर आप मैच कर सकते हो मेरे साथ। ओके, तो चलो ले लो। इतना हो गया स्क्रीनशॉट 10 नंबर तक, फिर 10 से लेके यहाँ तक ले लो, 17 तक हो गया। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 18 नंबर, यहाँ 18 नंबर है आपका, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, क्वेश्चन देख लो क्या क्या है। हो गया। अब सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी की है 21, 22, 23, 24, 25, इतने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर इतना का ले लो बी। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इतना का ले लो सेक्शन सी का। फिर आगे बढ़ते हैं, इतना का ले लो। नेक्स्ट, फिर इतना, फिर नेक्स्ट। अब वीडियो पॉज करके लेते रहना, दिखा दे रहा हूँ, वीडियो पॉज कर लेना। यहाँ तक हो गया, फिर 35 हो गया। स्क्रीनशॉट आगे बढ़ाओ अपना, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट, बस खत्म। इस सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो मैंने आपको दिखा दिया, अब आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व करो और मेरे साथ आंसर मैच करते रहो। ओके, तो चलते हैं अपने नोट्स पे। तो जहाँ तक हम यहाँ तक पहुँचे थे हम अपने सवाल पे, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो सिंपल से आपको सारा वैल्यू दिख ही रहा है, बस फॉर्मूला में यहाँ पर पुट करो, आपका आंसर निकल जाएगा। पुट करो, x2 क्या है हमारा -m, माइनस x1 क्या है हमारा, x1 हमारा m है, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 हमारा क्या है, n है, माइनस y1 क्या है हमारा, -n है। ओके, इतना ही है हमारा, फाइन। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो गया ये माइनस है, कितना, -2m का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा, n प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस ये आपका n प्लस n। तो ये सब चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं, कि आपको ऑलरेडी आप प्रिपेयर हो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, बस उड़ा देना है आपको। ये कितना हो गया, 4m² प्लस ये आपका हो जाएगा 2n का, मतलब स्क्वायर करेंगे तो मैं फाइनल लिख देता हूँ, कितना हो गया है ये 2n का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 4n² हो जाएगा। ओके, अब एक काम करो, 4 यहाँ पर कॉमन ले जाओ, तो अंदर क्या रहा, m² प्लस n²। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या है, रूट आपके 4 पर भी रूट चढ़ा हुआ है और स्क्वायर रूट आपका इस पर भी चढ़ा हुआ है, तो इसका तो वैल्यू 2 हो जाएगा, बट इस पर इसका वैल्यू कुछ नहीं होगा, इसको वैसे ही रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हो गया आपका, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन, देख लेते हैं कौन सा है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। देखो ऑप्शन कौन सा होगा बताओ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आते हैं। पहले आप इसको ट्राई करो, जब क्वेश्चन नया दिखाता हूँ ना, पहले आप खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। इस तरह से आपका प्रैक्टिस होगा एक तरह से। देखो, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए ऑन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, क्या होगा, समझना इस क्वेश्चन को। पहले हम एक काम करते हैं, सर्कल बना लेते हैं। ये रहा हमारा सर्कल, क्या बोला है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है ए, चलो ए एक पॉइंट ले लेते हैं, ए एक्सटर्नल पॉइंट है और सेंटर है हमारा ओ। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो टेंजेंट का जो लेंथ होगा, पहले चलो टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा हमारा टेंजेंट, मैंने टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। लेट्स सपोज इसको मैंने बी ले लिया, ए बी ले लिया टेंजेंट। तो वो पूछ रहा है कि जो हमारा टेंजेंट का लेंथ जो होगा एक्सटर्नल पॉइंट से विद सेंटर ओ, वो ऑलवेज ग्रेटर देन ओ ए होगा। तो पहले ओ ए चलो बना लेते हैं, ये रहा हमारा ओ ए को मैंने ज्वाइन कर लिया। तब वो बोल रहा है कि जो टेंजेंट मतलब ए बी जो है, जो टेंजेंट का जो लेंथ है, क्या वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा ओ ए के साथ। क्वेश्चन समझो, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा क्या ओ ए के साथ। तो जब ओ ए के बारे में समझते हैं, ओ ए क्या होता है। देखो, जब अगर हम ओ बी को ज्वाइन करते हैं, आपको पता है सेंटर से अगर मैं रेडियस यहाँ पर ड्रॉ करूँ टेंजेंट को, तो ये आपका होगा 90 डिग्री, आपने पढ़ा होगा, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाला साइड कौन सा है, ओ ए है हमारा 90 डिग्री के सामने वाला साइड, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा लंबा साइड होता है, याद रखना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ग्रेटर, यहाँ पर बोला है ऑलवेज ग्रेटर देन ओ ए, मतलब जो टेंजेंट का लेंथ ओ ए से बड़ा कैसे हो सकता है। अगर ओ राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे पता है ओ ए सबसे बड़ा साइड है,
मैंने मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। मैंने आपको कहा कि जो हमारा, समझो इस चीज़ को, मैंने कहा कि ये ओ ए जो है, हम यहाँ प्रूफ कर दिए कि 90 डिग्री के सामने मतलब ओ ए आपका बड़ा है, ये आपका बड़ा है, ठीक है। और ये जो है ये आपका छोटा होगा। ए बी और जो ओ बी होंगे ये हमेशा क्या होंगे, ओ ए से हमेशा छोटे होंगे। तो पहला ऑप्शन ऑलवेज ग्रेटर देन ओ ए, जो टेंजेंट, हमारा टेंजेंट क्या था, यहाँ पर हमारा टेंजेंट ए बी है। तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें वो बोल रहा है कि जो टेंजेंट मतलब हमारा ए बी जो है वो बोल रहा है बड़ा होगा ओ ए से, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी, क्या वो बराबर है ओ ए के साथ? नो, बराबर भी नहीं होगा। हमेशा ओ ए बड़ा होगा ए बी से और ओ बी से भी, मतलब ए बी मतलब टेंजेंट से। ए बी जब मैं बोलूँ समझना टेंजेंट सर बोल रहे हैं। तो बी भी नहीं होगा। सी ऑलवेज लेस देन ओ ए से क्या हमेशा छोटा होगा? यस, ये करेक्ट ऑप्शन है। कैन नॉट बी एस्टिमेट, क्यों? हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये एक बड़ा सवाल है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर है। फाइन, ओके। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे हमें ये इसका वैल्यू निकालना है, किसका? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस, देखो हमें वैल्यू जो पूछा है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको शायद प्रिंटिंग नहीं दिख रहा है, तो हमको इसका वैल्यू पूछा गया है कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर सॉरी 4 है, यहाँ पर कॉस 4 ए का वैल्यू हमसे पूछा गया क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, सुनो ध्यान सुनना, ये बहुत ईजी सवाल है। तो हमें क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं साइन ए इक्वल टू, हम लिखते हैं यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मैंने प्लस साइन स्क्वायर ए को उधर ले गया आर एच एस की तरफ, तो नेगेटिव हो गया। नाउ साइन ए इक्वल टू, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर है। ओके, अच्छा अब समझो, अब यहाँ पे स्क्वायरिंग करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो। स्क्वायरिंग करने से क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इसको स्क्वायरिंग अगर करोगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस 4a। ओके, नाउ अब ये साइन स्क्वायर जो a है इसको अगर मैं चाहूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी तो लिख सकता हूँ, और आर एच एस को जैसा का तैसा कॉपी पेस्ट। इतना तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो अब समझो, अब ये माइनस कॉस स्क्वायर ए को अगर मैं आर एच एस की तरफ ले लूँ तो 1 अकेला रहेगा एल एच एस में, और कॉस 4a इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो यही हमसे पूछा गया वैल्यू, देखो अब मैच करो, ये हमसे पूछा गया होगा, ये हमसे पूछा था यहाँ पर देखो। तो आपका आंसर कितना निकला? 1 निकला। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, आंसर 1 होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें मैंने पुट किया, सब फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसको मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। अगर जिस बच्चे को डिटेल में समझना है तो इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताओ कि सर ये वाला प्रॉपर ये वाला क्वेश्चन मेरे को डाउट हो रहा है। तो जितने सारे डाउट बच्चे को होंगे उसको मैं क्लियर कर दूंगा डिटेल वीडियो बना के, कि वो कैसे हो उसको हमने किया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल हमको 2 जीरोस गिवन है, तो हमें 2 जीरोस हमें -3 और एक गिवन है 4, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो ये बहुत ही ईजी सवाल है। इसको करने के लिए फॉर्मूला आप याद रखो हमेशा, इसको लिख लो कॉपी में। जो हमारा एफ ऑफ एक्स जो हम बनाने वाले हैं पॉलीनॉमियल, दैट इज क्योंकि सारे एक्स हैं, तो एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख लो कॉपी में, इसको होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इस पॉलीनॉमियल को बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ प्लस, यहाँ पे एक्स रहेगा कोफिशिएंट की तरह, एक्स रहेगा साइड में, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इसको रट लो पूरा अच्छे से। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको कॉपी में लिख लो। ओके, इस वे में सारे पॉलीनॉमियल को रिप्रेजेंट करा जाता है। अगर आपको ज़ीरोज़ पता है, दो अलग अलग ज़ीरोज़ पता है अगर आपको, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर। अगर सम भी पता होगा तो आप ऐसे लिख दोगे सम करके, पर प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए। पर दो अलग अलग जीरोज़ गिवन है तो क्वेश्चन और ईजी हो जाता है करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया माइनस सम ऑफ द जीरोज़, तो जीरोज़ हमारे -3 और 4 है, इन दोनों को ऐड करो, सम कितना होगा देखो जुबानी आपको करना है, एमसीक्यू में कुछ दिखाना नहीं है, सिर्फ आपको ऑप्शन टिक करना है। तो -3 और +4 तो सम कितना होगा, सिंपल सा आंसर आप बोलोगे 1, तो यहाँ पर लिख दो 1, मतलब 1x की तरह, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -3 और इंटू 4 कितना, -12 होगा, तो यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ पर -12 लिख देंगे,
तो फाइनली ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, 1 तो लिखा नहीं जाता, तो फाइनली दिस इज द आंसर। अब देखो ये ऑप्शन कौन सा है हमारा, x² - x - 12, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पर देखो ये 6 प्लस, यहाँ रूट में लिखा हुआ है 6 प्लस, फिर यहाँ पर लिखा है 6 प्लस, फिर डॉट 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 इन्फिनिटी, इसका वैल्यू पूछा है। बहुत ही तगड़ा सवाल है ये, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो आप एक काम करो, आप लेट एज्यूम करो कि इस तरह का जो भी आपको दिखेगा, किस तरह का, √6, रूट को √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको आप मान लोगे x मान लोगे, तो कुछ इस तरह का ही स्ट्रक्चर यहाँ पर अंदर बना हुआ है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ क्या, समझना इस चीज़ को, पहले मैं इस चीज़ को लिख लेता हूँ, समझना, पहले इस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ 6, मैंने अंडर रूट लगाया 6 लिखा, प्लस अब यहाँ पर जो फिर से यहाँ पर रूट शुरू है, देखो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर फिर से रूट है, अंडर रूट है, 6 प्लस जैसा लिखा हुआ है, तो उस चीज़ को मैंने x माना हुआ है। तो बस मैं ये जो रूट अंडर रूट 6 प्लस फिर से अंडर रूट आ रहा है इन्फिनिटी, बस इतना ही पार्ट को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x, क्योंकि मैंने जो ये वाला पार्ट को मैंने x से रिप्रेजेंट किया है, तो वही पार्ट यहाँ पर देखो नीचे आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, तो मैंने उस जगह पर सिर्फ x लिख दिया। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है? ओके फाइन। तो इस ये आपका इन्फिनिटी तक चल रहा है। अब ये जो भी है इतना, अब यहाँ पर हो गया, तो मैंने इसको x माना है ना इस चीज़ को, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मुझे क्या समझना, 1 मिनट में इसको अच्छे से आपको समझा दूँ कि हमें ये आपको समझ में आ गया। इसको मैं एक्चुअली मैं रब करना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझा दूँ। इतना समझ में आ गया क्या चीज़ हो रही है। अब मैं इसको यहाँ पर रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, तो मुझे इसका वैल्यू पूछा गया है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो चीज़ है इसके जगह मैं क्या लिख दूँगा, ये जो पोर्शन है, 1 मिनट मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, आई थिंक आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। तो मैंने एज्यूम किया है, साइड में ही कर लेते हैं, यहाँ पर ही कर लेते हैं, यहाँ पर लेट तो मैंने लिखा है, तो इतना वाला पोर्शन को मैंने क्या एज्यूम किया था कि ऐसे रखूँगा, ऐसे करके रखूँगा, ठीक है। तो 6 प्लस, समझना, यहाँ पर आपका हो गया x, ठीक है, जैसे मैं आपको समझाया था। अब इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख दूंगा x, इस तरह से आपको लिखना है। तो बोलोगे सर ये कैसे हो गया, ये किस तरह का फॉर्म हुआ, इस तरह का लिखना है, कैसे मैं बताऊँ। हम देखो, हमने इस पोर्शन को x माना है, तो हमारा LHS में क्या रहा, LHS में ये है और RHS में ये है, हमने x माना है, ठीक है। तब इसको इसी की जगह पे मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे मैंने x माना था मैंने उसको ये लिख दिया, यहाँ पर x लिख दिया, इक्वल टू x मैंने लिख दिया है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे होगा। अब इसको स्क्वायरिंग करते हैं, चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। तो यहाँ पर अब कितना हो गया, 6 प्लस एक्स, जो रूट अंडर रूट 6 प्लस एक्स, इसका स्क्वायरिंग करो, फिर इधर भी स्क्वायरिंग करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। तो इसको आप सॉल्व करो, तो स्क्वायरिंग जो होगा, समझना है इसको, स्क्वायर जो होगा, स्क्वायरिंग करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, रूट वहाँ पर हट जाएगा स्क्वायर करने से, और ये आपका हो गया x²। ना अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारा जो इक्वेशन बन के आएगा x² माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन बन के आया। बस अभी इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो, मतलब आपका जो मेथड है हमारा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो इसको, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं। तो इंटू करने से 6 आएगा और माइनस करने से 1 आएगा, तो 3 और 2 ही होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x², यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस, क्या लिखोगे बताओ, -3x प्लस 2x, ठीक है, -6 इक्वल टू 0। फटाफट सॉल्व फॉर x यहाँ पर ले लो, तो यहाँ पर x -3 होगा, फिर यहाँ पर +2, यहाँ पर फिर x -3 होगा इक्वल टू 0। तो हमारे 2 जीरो यहाँ पर दिख रहे हैं हमको, एक x -3 और एक x +2, मतलब जो हमारा फैक्टर हो गया, इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी एक 3 होगा और एक -2 होगा, ठीक है। तो हमें लेकिन पूछा क्या है, बस इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर है, हमने स्क्वायरिंग करके 2 वैल्यूज़ निकाले हैं, तो इसको चीज़ समझना कि कौन सा वैल्यू तब इसको हम कंसिडर करें, कि 3 होगा
कि 2 कि 3 होगा कि -2 होगा। इस चीज़ को यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप निकाल सकते हो ना कि क्या वैल्यू हुई। ओके, तो जो एक्चुअल आंसर आपका पॉजिटिव में ही होगा, जो नेगेटिव आपको नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव में ही रखना है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या हो गया, 3 होगा। ओके, हमको 3 लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। क्लियर हो गया ये चीज़ें। क्योंकि देखो आप पूछोगे सर आप ऐसा क्यों किए, आप -2 क्यों नहीं लिए, तो सिंपल सा लॉजिक ही है। एक्चुअली वैल्यू 2 हो गए, 3 और -2 दोनों होंगे, बट मैंने 3 इसलिए लिया क्योंकि ऑप्शन में -2 देखो है क्या, देखो -2 तो है नहीं ऑप्शन में, वो दिया भी नहीं है, जानबूझ के नहीं दिया है। समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, देखो हमें सीक्वेंस और मतलब हमें AP गिवन है 4 9 14 19, ऐसे कर करके लास्ट वाला ऐसे करके जाएगा 124 तक जाएगा, ऐसे लिखा है यहाँ पर। तो हमें निकालना है कौन सा टर्म होगा, कौन से टर्म में, मतलब ये समझो ये ऐसे जाएगा अप टू 124 तक, एंड नहीं हो जाएगा। वो पूछा है यहाँ पर विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, 124 कौन से टर्म में आएगा, क्वेश्चन ने ये पूछा हमें कि 124 जो है वो कौन से टर्म तक कौन से टर्म में आएगा वो। ठीक है, तो AP तो आपने पढ़ा ही होगा। देखो इसका मतलब हमें n की वैल्यू नहीं पता, हमें n ही निकालना है। तो हमें पता चल गया a हमारा 4 होगा, और जो हमारा d जो होगा वो कितना होगा, 9 - 4 दैट इज़ 5 होगा। ओके, तो a और d तो मिल गया, हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। तो n का फॉर्मूला आपको पता है, a + n - 1d, तो यहाँ पर डाल दो। तो यहाँ पर an कितना हो गया, n हमें नहीं पता है, तो हम an को वैसे ही रखते हैं, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो a की वैल्यू हमें पता है कितना, यहाँ पर लिख दो 4 - n के वैल्यू हमें नहीं पता, n - 1 d के वैल्यू हमें पता है 5, यहाँ पर लिख दो 4 और इसको सॉल्व करते हैं। चलो, तो यहाँ आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, ये आपका हो जाएगा 5n - 5 हो गया। ओके, अच्छा हाँ, और एक चीज़ यहाँ बोलना भूल गया, यहाँ पे गलती से मैं यहाँ पर बोला कि an के वैल्यू कुछ नहीं पता, बट an के वैल्यू में पता है ना, क्योंकि हमें लास्ट हमें एक्चुअली हमें जानना है कि 124 जो कौन से टर्म में आएगा, मतलब a के कितने में, मुझे नहीं, देखो मैं नीचे यहाँ पर n की जगह कुछ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता n कहाँ कहाँ पर आने वाला है। जैसे जैसे मान लो मैं लिखता हूँ अगर A2 लिखा 4, इसका मतलब क्या हो गया कि दूसरे प्लेस पे आपका 4 है, दूसरे टर्म पे 4 है। अगर मैं लिखा A4 लिखा = 9 लिखा, तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ जो AP हमारा है उसके 4th टर्म में 9 आएगा। बट मुझे नहीं पता कि 124 कितने टर्म में आएगा, तो मैं क्या लिखूँगा, 124 की जगह मैं क्या लिखूँगा, मैं A लिखूँगा, और नीचे नीचे मैं कुछ लिख ही नहीं सकता। नीचे क्या लिखते हैं, उसका प्लेस लिखते हैं, कौन सा टर्म लिखते हैं, जो कि मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने n लिख दिया। तो ओवरऑल जो एक्चुअली इक्वेशन ये बनेगा इस तरह से चीज़ों को समझो। ये मैं AP का थोड़ा सा मैंने पढ़ाया है, आप चाहो तो मैं चैनल में चेक कर सकते हो, उतना डिटेल में तो मैंने नहीं पढ़ाया हुआ। तो इस तरह से चीज़ें मतलब बनती हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन बना, बस इसके नीचे इसके फॉर्मूले पुट कर दो, तो इसका मतलब इसके अंदर पुट करोगे तो इस तरह का कुछ आएगा आपका। तो मैं an की जगह यहाँ पर लिख लेता हूँ 124, तो ये आपका प्रॉपर इक्वेशन एक बन गया। नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो सिंपली समझ में आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 5n - 5 = ये 4 उधर जाएगा तो नेगेटिव मतलब माइनस हो जाएगा, तो 120 रहा। तो 5n = ये आपका बन जाएगा 125, तो n की वैल्यू आपका हो जाएगा 25। ठीक है, तो हमें n मिला, हमें कितना 25, तो ऑप्शन नंबर C होगा आंसर। समझ में आ रहा है ऑप्शन नंबर C कैसे होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हमें यहाँ पर मोड पूछा गया है। मोड मीन तो बहुत इजी सवाल है, एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। इसका फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मोड, सॉरी मीन मोड मीडियन ना, 3 मीडियन इक्वल टू 2 नहीं, सॉरी यहाँ गलती लिख दिया, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर होगा मोड, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। याद रखो, फॉर्मूला को रट लो अच्छे से पूरा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। ओके, तो इस फॉर्मूला में पुट करो, आपको सब मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन में मोड और मीन कितना गिवन है, मोड गिवन है 7, मोड की जगह 7 रखो, प्लस 2 इंटू मीन कितना गिवन है हमें, मीन 8 गिवन है, अब 8 पुट करो। हमें निकालना है क्या, मीडियन, इसको सॉल्व करो, 7 + 16, तो ये कितना हो जाएगा 22 और 23 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 मीडियन गिवन है, 3 मीडियन।
तो हमें हमें पूछा गया है, मीडियन ही पूछा गया है, तो मीडियन इक्वल टू 1 मिनट 23, हाँ 23 इधर है, तो ये 3 मल्टीप्लाई है एक्चुअली, 3 इंटू मीडियन। मैं 3 मीडियन को चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, 3 इंटू मीडियन। नाउ माई मीडियन बिकम्स, मेरा मीडियन कितना हो जाएगा 23/3, जो कि होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, दिस वन। समझ में आ रहा है आपको सारे क्वेश्चंस? ओके, आई थिंक यहाँ तक तो सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हमें यहाँ पर k की वैल्यू पूछा गया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 2 इक्वल टू, जो इक्वल रूट होगा हमारा। तो कैसे करें इसको सॉल्व, देखो ध्यान से। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, समझना से इसको ध्यान से। हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जो कि मुझे गिवन है 2x² + kx + 2 इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें बोला है कि हमारा जो रूट इक्वल है, तो हमें पता है रूट इक्वल होने से हमें डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म। b² - 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप सबकी वैल्यू पता कर सकते हो। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको देख के हम बता सकते हैं कि हमें a की जगह पे क्या गिवन है 2, b की जगह पे गिवन है हमें k, और c की जगह पे हमें गिवन है 2। बस यहीं पुट कर लो इसको इधर। b² मतलब किसका, मतलब k का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारा 2 है, सी भी हमारा 2 है, इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारा k² माइनस ये कितना हो गया 16 इक्वल टू 0। नाउ k² इक्वल टू 16। तो हमें k की वैल्यू कितनी मिली, k की वैल्यू हमें मिली √16, दैट इज 4, ±4 लिख दो। तो यहाँ पर आपका हो गया, देखो तो आंसर कौन सा होगा 11 का बी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। हमें यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल गिवन है, हमें एरिया ऑफ, देखो ये सर्कल हमें गिवन है, बहुत ईजी सवाल है। ये हमें सर्कल गिवन है, ये हमारा सेंटर है ओ, हमें रेडियस गिवन है 6, चलो 6 ले लेते हैं रेडियस, मैंने इसको ओ नाम ले लिया। यहाँ सेक्टर बना हुआ है तो और एक यहाँ पर लाइन देना पड़ेगा, सेक्टर बन गया 6 का रेडियस का। सेंट्रल एंगल हमें गिवन है, एंगल ऑफ सेक्टर हमें गिवन है 60 डिग्री। ओके, इतना चीज़ गिवन है। हमें एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमारा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा θ/360 इंटू, क्या होता है, हमें एरिया पूछा है ना तो πr²। अगर हमें यही पूछा होता, जो आर्क का लेंथ पूछा होता है, तो हम 2πr देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थीटा हमारा कितना है, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, यहाँ पर लिख दो 60। देखो ये क्वेश्चन का लेवल आपको थोड़ा इजी लग रहा है, क्योंकि देखो इजी करते हुए लेवल हार्ड गिवन है। ये जो सैम्पल पेपर है इजी आपको 3-4 मिलेगा सैम्पल पेपर, उसके बाद से हार्ड क्वेश्चन, उसके बाद मीडियम, ऐसा सॉरी मीडियम देन उसके बाद हार्ड। तो पाई की जगह यहाँ रख दो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारी, आर हमें गिवन है 6 × 6, तो 0 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 6, फिर 6 से ये कटा, ठीक है। तो हमारा फाइनली जो आंसर निकला 22 × 6 / 7, दैट इज आंसर आपका आ गया 132/7, जो कि होगा आपको 12 का ए होगा। आगे बढ़े, देखो मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ ताकि बाकी बच्चे जो वीक स्टूडेंट हैं उनको भी हेल्प हो। जो बच्चे ऑलरेडी ये सब चीज़ें आती हैं, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, या फिर आप आंसर डायरेक्ट मैच कर लो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 12 का ए नंबर खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। द नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 इस कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। 4 से सुनो, 4 के मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल्स 10 एंड 250 के अंदर कितने हैं। तो 4 के मल्टीपल्स 10 और 10 से शुरू होगा, तो 10 तो मल्टीपल नहीं है 4 का, तो शुरू कहाँ से होंगे 4 के मल्टीपल 12 से। हमें ध्यान रखना है कि भाई देखो रेंज जो है हमारा 10 से लेकर 250 के अंदर ही होना चाहिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 12, क्योंकि 12 इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ, मतलब फर्स्ट मल्टीपल तो नहीं है 4 का, बट जो रेंज गिवन है वही फर्स्ट में, मतलब जो 10 से 250 के जो रेंज गिवन है उसके अंदर पहले आएगा आपका 12, फिर आएगा 12 के बाद नेक्स्ट आएगा 16, देन आएगा आपका 20, ऐसे ही चलता रहेगा। 250 तक जाना है हमें, बट 250 तो नहीं होगा आपका मल्टीपल ऑफ 4, तो हम लोग यहाँ पर आके एंड हो जाएंगे 248। अब बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करना, 250 तो नहीं होगा, फिर 249 सोचो, 249 भी नहीं होगा, फिर 248 होगा। ओके, आपको पता है कैसे चेक करते हैं 4 का मल्टीपल है कि नहीं, लास्ट के 2 डिजिट देख लो,
अगर वो 4 के टेबल में आता है तो इसका मतलब वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ये सारे डिविजिबिलिटी कंडीशन आपने पहले अर्लियर क्लासेस जो जब बचपन में, तो बचपन ही बोलूँगा, जब बचपन में पढ़े थे आपने। चलो हमारा तो एपी दिख रहा है, हमें पूछा क्या क्या है, कितने यहाँ पर नंबर्स ऑफ, कितने 4 के मल्टीपल्स होंगे। तो याद रखो, मैंने एक्चुअली आप कहीं भी पढ़े होगे, मुझे नहीं पता, आप ये चीज़ जानते होगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं जानना है तो आपको लास्ट टर्म का प्लेस जानना होगा कितना है। लास्ट टर्म का अगर प्लेस आप जान जाओगे तो मान लो उसके अंदर उतने ही टर्म्स होंगे, ये उतने ही नंबर उसके अंदर होंगे, उतने ही टर्म्स होंगे उसके अंदर। तो मुझे 248 का प्लेस जानना है कि 248 कौन से टर्म में आता है। तो 248 के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं, मुझे पता नहीं ए के नीचे मैं क्या लिखूं कि 248 आएगा, तो मुझे नॉलेज नहीं है ए के नीचे क्या होगा, तो एन लिख दूंगा। तो ये आपका इक्वेशन यहाँ पर बना, बस इसी को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पहले मैं लिख दूंगा 248 बराबर ए एन की जगह में लिख दूंगा ए प्लस n-1 डी। चलो वैल्यू पुट कर लो। ए तो हमें पता ही है कितना, ए की वैल्यू हमें 12 है पता है, n की वैल्यू नहीं पता n-1, डी की वैल्यू हमें पता है 16 - 12 कर दोगे कितना हुआ 4, 4 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करते चलो, बस आपका इक्वेशन बन गया, इक्वेशन सॉल्व कर लो, हो गया आपका काम खत्म। ये आपका हो गया 12, सिंपल सा लॉजिक यूज कर लो, 12 हो गया। ये आपका 4n - 4 तो 12 अगर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 248 से माइनस कर दो, 248 - 12 कर दो, कितना हो जाएगा 6, 3 236। इधर चला गया, फिर क्या उसमें और फिर 4 इसमें और ऐड कर दो तो कितना हो गया 240। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया 60। ठीक है, तो आंसर आपका 60 होगा, सी। समझ में आ रहा है? अब जोन से रूल से अप्लाई करना है करो, मैं अपना रूल से शॉर्टकट से जल्दी जल्दी ऐसा आप कर सकते हो। क्यों, देखो यहाँ पर आपको स्टेप्स प्रॉपर कोई नहीं चेक करने वाला, आप सिंपली आंसर टिक करके आने वाले हो। जब भाड़ में गया स्टेप ऐसे आप बोल दो। एक्चुअली कुछ बहुत अनकंडीशनल या फिर आप बोल सकते हो कुछ अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक तो नहीं, रियलिस्टिक कुछ दिक्कत इसलिए नहीं हो पा रहा है वीडियो। ठीक, कोई बात है। क्वेश्चन नंबर 14 हम स्टार्ट करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए नॉन लीप ईयर इज सिलेक्टेड विल ए रैंडम ऑफ कंटेंट 53 संडे, 53 संडे हो। तो यहाँ पर देखो 1 ईयर में कितने संडे होते हैं, 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं। 1 ईयर इक्वल टू, यहाँ हम लिखेंगे 52 वीक्स, 52 वीक्स होगा। देखो समझना है इस चीज़ को, यहाँ पर बोला है कि 53 संडे यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, 53 संडे। तो हर एक वीक में एक संडे आएगा, एक वीक हुआ एक संडे आया, दूसरा और एक वीक आया उसमें एक संडे आएगा। तो हमारे टोटल 1 ईयर में हमारा आपका हो गया। यहाँ पर मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि नॉन लीप ईयर यहाँ पर गिवन है, नॉन लीप ईयर गिवन है। इसका मतलब जो नॉर्मली हमारा होता है वो होता है हमारा 365 डेज होता है। ठीक है, तो नॉन लीप ईयर यहाँ पर बोला गया है, जो लीप ईयर होगा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, 366 डेज हो जाएगा। तो यहाँ पर 365 डेज यहाँ पर गिवन है। नॉन लीप ईयर मतलब लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब 365 डेज है। तो 300 यहाँ पर मैं लिख दूँ, 365 डेज में अगर आप हिसाब करोगे तो अगर मैं 364 अगर 52 का अगर मैं मल्टीपल खोजूँ, 52 का अगर मल्टीपल आप खोजोगे तो डायरेक्टली यहाँ पर उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ, अगर आप 364 को डिवाइड करोगे 52 से तो यहाँ पर आपको ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 52 को अगर मैं किया, मान लो यहाँ पर मैंने 7 यहाँ पर 7 देखो 7 में कितना हो गया, 7 × 2 कितना 14 कैरी 1 दैट इज़ 364। देखो पूरा मल्टीपल्स आ गया। इसका मतलब अगर मैं 52 × 7 करूँ तो ये आपका हो गया 364। बट मैंने क्या बोला है, 1 वीक एक संडे, 364 मतलब कितना हो गया आपका 50 वीक्स प्लस 1 डे। तो अगर मैं 365 को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं क्या लिखूंगा, 52 वीक्स प्लस कोई एक दिन कोई होगा, इतना मिला के होगा, इतना समझ, 1 डे लिखता हूँ, सॉरी एस नहीं 1 डे। तो 365 डेज में कितने वीक्स हुए, 52 वीक्स होगा प्लस और एक दिन होगा। तो ये 52 वीक्स समझने चीज़ को, 52 वीक्स में आपके 52 संडे तो आ ही गए, 52 संडे आ ही गए आपके। यहाँ तो कंफर्म चीज़ें समझ में आ रही है। एक वीक में एक संडे, तो 52 वीक्स में कितने संडे हो गए, 52 संडे हो गया। बट हमें यहाँ पर पूछा है 53 संडे आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट ए रैंडम विल कंटेन 53 संडे।
तो 53 संडे आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 52 संडे यहाँ पर हो गया प्लस 1 डे, 1 डे, ओके, 52 संडे प्लस 1 डे, तो 53 संडे आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये जो 1 डे है इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर आप चाहे आपका मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है, वेडनेसडे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, मैं TH लिख देता हूँ यहाँ पर TU। आपका फ्राइडे भी हो सकता है, आपका सैटरडे भी हो सकता है, या फिर आपका संडे भी हो सकता है। अब इनमें से कुछ भी एक आ सकता है और मुझे पता नहीं क्या आ सकता है, ठीक है, तो हमें नहीं पता कितने पॉसिबिलिटी यहाँ बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सातों में से कोई भी एक दिन उस दिन हो सकता है। तो उसका हमें प्रोबेबिलिटी पूछा गया 53 संडे का। 52 संडे तो कंफर्म आना ही आना है, एक में डाउट है आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा कोई डाउट, ओके। तो प्रोबेबिलिटी भी हमें पूछा है ना कि हाँ पॉसिबिलिटी क्या है, तो सिंपल सा आंसर क्या होगा, आप मुझे सोचो, सोच के बताओ। 53 संडे का पूछा है, इसका मतलब हमें टोटल हमारा कितना, देखो समझना है इस चीज़ को, 52 संडे हमारा कंफर्म है, वो तो आना ही आना है, 52 संडे तो आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई मतलब दो राय नहीं है कि नहीं आएगा, ओके। तो हमें ये समझना होगा कि और एक दिन जो है वो कुछ भी हो सकता है, 53 संडे आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो एक दिन कितने में से पॉसिबल आउटकम आपका कितने हैं, 7, और 7 डे में से कोई एक वाला दिन ही संडे होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 1/7 होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 14 का होगा ए। 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। क्यों ऑप्शन नंबर ए क्यों हुआ, क्योंकि वो एक दिन कुछ भी हो सकता है, अभी हमें एक ही दिन का चाहिए फिलहाल। 52 संडे का तो आ गया, वो तो कंफर्म, वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो आएगा ही आएगा, श्योर है। जो श्योर हो गया तो उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी आएगा, जो एक दिन उसमें हम जो कंफ्यूज हैं, जो 53rd वाला आप बोल सकते हो, 53rd वाला संडे उसमें हमें डाउट है क्या होगा भाई, होगा कि नहीं होगा। 52 इज कन्फर्म, 52 संडे तो उसमें तो कोई प्रोबेबिलिटी लगेगा ही नहीं, आपको तो आएगा ही आएगा 52 संडे। 53 वाला जो संडे है, 53 नंबर पे जो संडे है, मतलब और एक वाला संडे, वो डाउट में, उसका प्रोबेबिलिटी में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो वो एक दिन, वो सात तो पॉसिबल आउटकम, हमारे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है कि टोटल वो 7 दिनों में से कोई एक दिन वाला संडे होगा, तो आंसर होगा 1/7। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये क्वेश्चन मैंने टाइम ले लिया इसलिए ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, एक्चुअली जगह नहीं हुआ, मैंने एक साथ सारा लिखा हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर गिवन है द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6y + 1 = 0। तो हमें यह बताना है कि यूनिक सोल्यूशन है, कि एग्जैक्ट 2 सोल्यूशन होगा, कि इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन होगा, कि नो सोल्यूशन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे मिलेगा, जब आप सारे वैल्यूज़ निकालोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर कर रहा हूँ, तो 15 का जो इक्वेशन है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, x + 2y + 5 = 0, और दूसरा है हमारा कितना, -3x - 6y + 1 = 0। ये है हमारा क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पता है a1 a सब हम निकाल लेते हैं वैल्यू, क्योंकि हमें पता है ये जो इक्वेशन है हमारा कि किस फॉर्मेट में होता है हमारा, ये a1x प्लस बताओ b1y प्लस c1 = 0। और जो दूसरा जो इक्वेशन है, ये जो वाला इक्वेशन है हमारा, ये हमारा किस फॉर्मेट में है, ये हमारा है a2x प्लस क्या b2y प्लस c2 = 0। तो जैसे हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, ये सब आपने पढ़ा होगा, तो a1 के जगह पे यहाँ पर क्या होगा 1, b1 की जगह पे यहाँ पर क्या होगा 2, c1 के जगह यहाँ पर होगा 5, राइट। अब आते हैं इसका a2 हमारा कितना है -3, और जो हमारा b2 है वो है -6, और जो हमारा c2 है वो है आपका 1, ओके। इतना तक, इतना आप लिख दोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, देखो हमें चेक करना है सब। तो पहले हम जो भी हमें क्या हमें चेक करना है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो हमें चेक करना है a1/a2, पहले इसको निकालो, ये कितना होता है, पहले सेपरेटली इसको सारे निकाल लो। b1/b2 हमारा कितना होगा, इसको निकालो अलग से। फिर c1/c2 आप उसको निकालो कितना होगा, ठीक है। तो a1/a2 जैसे आप देख रहे हो आंसर कितना होगा 1/-3, मतलब -1/3 हो गया ये आपका
ओके, अब देखते हैं b1/b2। b1/b2 कितना है, b1/b2, b1 ये आपका 2 बाई कितना हो गया -6, तो माइनस तो ऊपर ही चला जाएगा, तो -2/6 दैट इज -1/3 हो गया आपका। ओके, अब आते हैं c1/c2। c1 कितना है 5/c2 कितना है 1, तो ये आपका 5 हो गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि a1/a2 जो है वो बराबर है आपका b1/b2 के साथ, और ये इक्वल नहीं है c1/c2 के साथ। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन सा आपने पढ़ा होगा, पहला होगा फिर दूसरा नहीं होगा। तो इस तरह जो फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं क्या, नो सोल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग, नो सोल्यूशन। ये पैरेलल का होता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल होगा, इनकंसिस्टेंट होते हैं और इनका सोल्यूशन नहीं होगा। बलाइन इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, पैरेलल जा रहा है, नो सोल्यूशन। तो इसको इस तरह से और थोड़ा फास्ट करना है आपको, ठीक है। मैं आपको डिटेल में भी समझा के यहाँ पर किया, बट एग्जाम में फास्ट करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। 16 नंबर हम देखते हैं यहाँ नीचे। 16 नंबर हमें क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, देखो देयर आर 2 सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर और स्मॉलर। 2 सिलेंडर है, एक का रेडियस है, एक का जो रेडियस है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक का रेडियस है कैपिटल आर और दूसरे का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। यहाँ पे मैं लिख दिया, ओके। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। दोनों का सेम हाइट है, हाइट भी सेम है, ओके। चलो हाइट को भी कुछ नाम ले लेते हैं। हाइट पहला सिलेंडर का लिख देते हैं, इसको आप कैपिटल और स्मॉलर मैंने दे दिया आर रेडियस को। हाइट को हम कुछ गिवन तो नहीं किया है, बट हम सेम लिख देते हैं। यहाँ पर अगर हाइट मैंने एच लिया तो दूसरे सिलेंडर का भी हाइट मुझे एच ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सेम है दोनों, क्वेश्चन ने कहा है। तो हमें इसको लैटरल सरफेस एरिया का उसका हमको रेशियो निकालना है, सी एस ए का रेशियो निकालना है। तो सी एस ए ऑफ पहला सिलेंडर, फर्स्ट सिलेंडर, डिवाइडेड बाय सी एस ए ऑफ कितना, सेकेंड सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पे सिलेंडर लिखा है मैंने, यहाँ पे भी सिलेंडर आप लिख देना, ओके। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। 2πr हम क्या डालें यहाँ पर, पहले बड़ा वाला सिलेंडर, पहला इसको हम करते हैं, फिर इसको, ये हो गया 2πRh। फिर नीचे आप डालो 2π, यहाँ पर स्मॉल आर और ये स्मॉल एच, ये वाला आप दूसरे का इसका। तो 2π 2 कैंसिल, पाई कैंसिल, आर कैंसिल, आर डिफरेंट है, एच सेम था, इस एच सेम था मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा रहा कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, दैट इज कैपिटल आर इज टू स्मॉल आर। तो इसका आंसर ऑप्शन देखो क्या है, यस, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ठीक है, ये रहा, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या गिवन है, लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। मतलब एक लैडर है, वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री ग्राउंड से। तो मैं यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन और जगह मुझे और चाहिए, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, इसको इधर शिफ्ट करते हैं। बस और 2 क्वेश्चन बचे हैं, 18, 19, 20, सर 3 क्वेश्चन और, इसको मैं और नीचे कर लेता हूँ ताकि ऊपर मैं आपको समझाऊँगा। ओके फाइन, इतना स्पेस हमें मिल गया। अब हमें क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन था, कि एक लैडर था 60 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड से, व्हेन प्लेस्ड अलोंग ए वाल पे रखें तो, ठीक है। तो फिगर कुछ इस तरह का बनेगा। तो 60 डिग्री पहले हम बना लेते हैं, 60 डिग्री बनाएगा, मतलब ये रहा वाल, ये रहा ग्राउंड और ये रहा लैडर। लैडर का जो फुट है वो वाल के फुट से कितना आगे है, 8 मीटर। इसका मतलब ये आपका हो गया 8 मीटर। आप इसको नेमिंग ले लो ABC। इतना फिगर करने की ज़रूरत नहीं है, अब छोटा सा फिगर करो, नेमिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 मार्क कर रहे हो क्वेश्चन। अब फिर क्या गिवन है, लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। मतलब लैडर जो है, ये रहा AC हमारा लैडर है, BC हमारा ग्राउंड है, तो ये दोनों मिलकर एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री, ग्राउंड, लैडर और इसका ग्राउंड। बस व्हेन प्लेस अलोंग, हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, मतलब हमें AC के वैल्यू पूछा गया है, AC कितना होगा। तो बहुत ईजी सवाल है, कुछ ना, ट्रिग्नोमेट्री डाल दो यहाँ पर, तो 90 डिग्री तो करेगा ही करेगा, ठीक है। वॉल और ग्राउंड 90 डिग्री बनाएंगे ही बनाएंगे। तो हमें 60 डिग्री, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने मतलब जैसे आप पढ़े हो कहीं पर, रूल क्या है कि जिसको नॉन डिवाइड बाय अननोन करो या फिर अननोन डिवाइड बाय नोन करो, आपकी मर्जी। आपको जो नहीं पता है, हमें क्या पता है, गिवन पर देखते हैं। गिवन क्या पता है, हमें BC पता है, तो BC को रख दो ऊपर। डिवाइड बाय क्या निकालना है, मतलब क्या जो आस्किंग क्वेश्चन क्या है, मतलब एक नोन रहेगा और एक अननोन। AC हमें नहीं पता, AC की वैल्यू चाहिए ना आपको,
तो बी सी बाई ए सी आप कर दो। अब विथ रेस्पेक्ट टू 60 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री का रूल पता ही है, विथ रेस्पेक्ट टू 60 डिग्री ये हो जाएगा हमारा P, ये हमारा है B, और 90 के सामने आएगा आपका H। तो इसका मतलब मैंने जो बी सी बाई ए सी लिखा, बी सी क्या है हमारा बेस, बाई ए सी क्या है हमारा हाइट, तो यहाँ पर मैं लिखा B बाई एच, तो B बाई एच हमारा क्या होता है, कॉस होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, वो बी सी बाई ए सी होगा हमारा। क्लियर है, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 जो यहाँ पर समझ में आ गया, क्लियर है। अब हम आते हैं कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 डिग्री होता है हमारा 1/2, तो यहाँ पर लिख दो 1/2, 1/2 इक्वल टू बी सी, बी सी हमें पता है कितना 8, ए सी हमें नहीं पता, ए सी को वैसे रखो बस। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, तो जो हमारा ए सी होगा वो होगा आपका 16। अब चेक करते हैं आंसर हमारा 16 है कि नहीं, ऑप्शन में कितना गिवन है, यस 16, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, हो गया सवाल सॉल्व। अब इसको जो भी मैं बोल रहा हूँ ना इसको फास्ट करना है आपको, मैं स्लो में बता रहा हूँ ताकि कोई समझ में आए, बट जब भी आप सॉल्व करो आपके दिमाग में चीज़ें फास्ट होनी चाहिए, तभी आपको आंसर जल्दी मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो मैं वैसे ही सेम टाइप का क्वेश्चन एक बार हम लोग किए थे शायद इसी वीडियो में, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, अगर इक्वेशन ऑफ इक्वल रूट, तो हमें देखो अभी आई थिंक सेम क्वेश्चन है क्या, आई थिंक नहीं थोड़ा सा अलग है शायद, के एक्स प्लस 3 इतना हमें ये गिवन है, हमें बोला है इक्वल रूट, तो मतलब डी इक्वल टू 0, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac पे सारा खेल चलेगा, इसी पे वैल्यू पुट होंगी। तो इसको देखते हुए, इक्वेशन को देखते हुए मैं ए लिख दूंगा 2, बी लिख दूंगा के, और सी लिख दूंगा 3, वैल्यू पुट करो बस यहाँ पर। बी की वैल्यू कितना है, मतलब के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया आपका के स्क्वायर माइनस 8, ये हो गया आपका 24 इक्वल टू 0। इसका मतलब के स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 24, दैट मीन्स के की जो वैल्यू हो गया वो स्क्वायर रूट ऑफ 24 होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 24 कैसे और उसको रूट में तोड़ते हैं आपको पता ही है, 24 का प्राइम फैक्टर से निकाल दो, यहाँ पर 2 डालो, यहाँ पर 12, यहाँ पर 2 डालो, यहाँ पर 6, ठीक है, फिर यहाँ पर 2 डालो, यहाँ पर 3, तो ये 2 और ये 6, तो इसका मतलब कितना हो गया 2√6, कितना हो गया प्लस माइनस 2√6, इस प्लस माइनस 2√6, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। इस तरह की चीज़ें आप पढ़े हो ना कि रूट में आप आई थिंक आपको बताया हूँ, 24 ना लिखते हुए उसकी जगह हम 2 × 2 × 3 हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पेयरिंग हो गया, तो मतलब रूट के बाहर ये लोग चले आएंगे, ये लोग पेयर नहीं हो पाए, ये रूट के अंदर ही रहे 2 और 3, तो इसलिए आंसर आपका 2√6 हो गया। और स्क्वायर प्लस माइनस क्यों हुआ, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब 2 वैल्यूज़ होंगी, तो एक तो प्लस में रखना पड़ेगा, एक में माइनस में रखना पड़ेगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं और मुझे पता है ये सब आपको पता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एसेशन रीजनिंग आई थिंक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 1920, एसेशन और रीजनिंग यहाँ पर ऊपर गिवन है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, HCF ऑफ 2 नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072 एंड देयर LCM इज 169। ये एसेशन मतलब ये अब स्टेटमेंट गिवन है, हमें बोला गया आर ए बी या 2 पॉजिटिव इंटीजर, HCF इंटू LCM जो होता है A इंटू बी होता है, तो रीजन तो करेक्ट है। तो रीजन करेक्ट कौन से ऑप्शन में गिवन है, जो यहाँ पर रीजन करेक्ट हो, रीजन ट्रू सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, ए और बी, तो ए बी में से कोई होगा। तो रीजन फॉल्स तो मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी तो होगा ही नहीं, ए या फिर बी होगा, इसमें से कोई 2 होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों तो हो नहीं सकते, तो क्या करें। तो हम क्वेश्चन को समझते हैं और अच्छे से, हमें क्या गिवन है कि HCF इतना गिवन है और प्रोडक्ट इतना गिवन है, LCM बोला है 169। तो हमें एक चीज़ पता है कि LCM इंटू LCF, हमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, हमारा HCF कितना है, HCF 18 है और LCM 169, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि जो प्रोडक्ट जो है हमारा 3072 आ रहा है कि नहीं। तो अगर आप 18 को मल्टीप्लाई करोगे 169 से, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको कल कैलकुलेशन करना है, मैं यहाँ पर थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ कैलकुलेटर ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है, बट अब एग्जाम में खुद करना है आपको, क्योंकि आपको तो कैलकुलेटर से अलाउ नहीं है। तो 18 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 169 से, तो यहाँ हमारा जो आंसर निकल के आएगा दैट इज़ 3042, ये आंसर आएगा। बट यहाँ पर गिवन कितना है देखो 3072 है, तो इसका मतलब हमारा एसेशन रॉन्ग है। तो एसेशन रॉन्ग कौन सा ऑप्शन था, एसेशन रॉन्ग कौन सा था,
रीजन बोथ ए एंड इसमें बोला है कि बोथ ए एंड आर ट्रू। सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? आई थिंक रीजन फॉल्स तो हमें नहीं रखना है, ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं, इधर ए होगा नहीं तो बी होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि देखो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ए और आर ट्रू है दोनों, ये भी करेक्ट हैं, वो इंटू कर ही रहा है बट इंटू सही नहीं किया वो, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है वो, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर बचा, उसको हम जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर गिवन है, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह बिल्कुल है नहीं, इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया। इस क्वेश्चन को हम कहीं पर और ले जाते हैं, कहीं नीचे नीचे कहीं दूर जाके करेंगे। इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लिया, ये कहा 20 नंबर का क्वेश्चन। ओके, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें एक एसेशन गिवन है और उसका रीज़न भी हमें गिवन है, तो बताना है भाई ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, तो जो भी हमें यहाँ पे गिवन है पहले उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। किस क्या स्टेटमेंट एसेशन गिवन है कि अगर यहाँ पर लिखा है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अगर बराबर है 1 के, फिर यहाँ पर गिवन है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4 ए जो है वो बराबर है 2 के। ठीक है, करेक्ट। तो एक काम करते हैं यहाँ पर हम, तो ये स्टेटमेंट पहले चेक कर लेते हैं, ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो करेक्ट है कि नहीं, पहले वो चेक कर लेते हैं। देखो रीजन तो ट्रू है, देखो रीजन में हमें क्या गिवन है कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर है, ये तो करेक्ट है, ये तो एक आइडेंटिटी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, तो रीजन इज ट्रू। अब जो स्टेटमेंट ये जो हमें गिवन है उसको हम चेक कर लेते हैं वो करेक्ट है कि नहीं। तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 उसने बोला है कि अगर इफ़ ये है तो ये होगा। चलो देखते हैं ये हो रहा है कि नहीं, 2 आ रहा है कि नहीं देखते हैं। तो एक काम करो, यहाँ पर चेंजेस करो, कॉस ए को वैसे रखो, ये जो कॉस स्क्वायर ए है एक काम करते हैं, कॉस ए इक्वल टू, इस तरह क्वेश्चन हमने एक बार बनाया था, 1 उधर है, ये कॉस स्क्वायर ए को इधर ले जाओगे तो ये माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। नाउ कॉस ए इक्वल टू ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर है। ओके, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू ये आपका हो जाएगा साइन 4a। ओके, इस तरह क्वेश्चन हमने इस वीडियो में बनाया था। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ये हमारा आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री का, 1 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इक्वल टू, इसको जैसा का तैसा रखो, अबे साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाओ, तो 1 इक्वल टू साइन 4a प्लस, इसको हम इधर ले गए तो ये साइन स्क्वायर ए, मतलब हमें ये मिला। लेकिन हमें जो एसेशन में ये आंसर गिवन है 2 तो नहीं आएगा, आंसर तो 1 आ रहा है। देखो इसका मतलब एसेशन हमारा रॉन्ग है, तो इसका मतलब हमारा वही सेम ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट, पहले ऑप्शन नंबर मैंने 19 का क्या बोला था, सॉरी वेरी सॉरी, मैंने गलती बोल दिया, हमारा क्या था, एक मिनट सॉरी बच्चों, थोड़ा सा एक करेक्ट करो ऑप्शन यहाँ पर 19 का असेसन इज फॉल्स, असेसन हमारा फॉल्स है क्या, सॉरी बच्चों, गलती हो गया मेरे से। हमारा आंसर डी होगा, 19 का आंसर डी होगा, सॉरी बी नहीं होगा, डी होगा, क्योंकि देखो एसेसन हमारा फॉल्स था, जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया 3072 आ रहा था, जो कि हमारा अलग आ रहा था। एसेसन इज फॉल्स और रीजन ट्रू था, रीजन जो था वो सही था, रीजन तो ये है ना, एस सी एफ इक्वल टू, मैं बार सॉरी मैंने पिछला गलती कर दिया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा एसेसन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 19 का, और 20 का जो ऑप्शन नंबर इसका भी डी ही होगा, क्योंकि देखो हमारा जो एसेसन फॉल्स था बट रीजन हमारा ट्रू था, जो रीजन तो हमारा ये ट्रू है ना, ये जो स्टेटमेंट है 1 माइनस साइन स्क्वायर ये तो ट्रू है हमारा, ये ऊपर वाला फॉल्स था। ठीक है, क्यों हमारा 1 आ रहा था, वो गिवन है 2, तो यहाँ पर करेक्ट कर लो, 19 का ऑप्शन नंबर डी होगा और 20 का भी ऑप्शन नंबर डी होगा। तो फाइनली सारे हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह की वीडियोज़ और भी आपको चाहिए, अगर ये पहला पार्ट अच्छे व्यूज़ मुझे मिले, इस वीडियो पे अच्छे लाइक्स अगर आएंगे, तभी मैं दूसरा पार्ट सेक्शन बी का शुरू करूँगा। ठीक है,
तो मुझे आप सब लोग का सपोर्ट चाहिए। आप जल्दी से इस वीडियोस को लाइक कर दो और नेक्स्ट वीडियोस के लिए नीचे कमेंट करो मुझे, तभी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर लेके आऊँगा, दैट इज़ सेक्शन बी। तो आपको मैं ओवरऑल सारे क्वेश्चंस दिखा दिए थे सेक्शन ए बी सी डी का, वो सारे क्वेश्चंस मैं एक एक करके यहाँ पर सॉल्व करूँगा विद स्टेटमेंट के साथ, जो कि आपको एग्जाम में कैसा लिखना है। ओके, तो सेक्शन बी से पूरा अच्छे से स्टेटमेंट लिखना शुरू हो जाएगा, जिसको आपको एग्जाम में प्रॉपर लिखना है, जिसके बेसिस पे आपको मार्क मिलेगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वी विल स्टार्ट सेक्शन बी। ओके।